अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बुरैर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचर टेक्नीशियन। अब ये तीसरा चैप्टर अब शुरू होने वाला है फिज़िक्स का, जो 9 और 10 में पढ़ाया जाएगा सिंटैक्स बुक में। और इस चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स ऑफ अ लीनियर मोशन। अब सबसे पहले हम लोग लर्निंग अपना ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीज़ें सीख चुके होंगे। तो चलते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ। हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले ये है कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, काइनेमैटिक्स क्या है जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। मेन बात ये है कि काइनेमैटिक्स क्या लव है और किससे दरियाफ्त हुआ है और इसकी मीनिंग क्या है और ये फिजिक्स की ब्रांच में क्या पढ़ाया जाता है। सही है, फिर आगे बढ़ते हैं इससे। स्केलर एंड वेक्टर, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन और मोशन अंडर द ग्रेविटी। ये सारे वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं जो आपकी बुक में शामिल हैं। यानी अगर आपको इसकी तैयारी है तो यानी आपको पूरा चैप्टर तकरीबन आता है। सही है, जितनी आपकी थ्योरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमने बात करते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर में ब्रांच पढ़ी थी, ब्रांच ऑफ फिजिक्स में, कि मैकेनिक्स वो ब्रांच होती है फिजिक्स की जो मोशन से डील करती है विद एंड विदाउट कॉज ऑफ फोर्स। अब देखें, मैकेनिक्स भी दो हिस्सों में टूटती है। एक काइनेमैटिक्स में, कि काइनेमैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच हो गई। द वर्ड काइनेमैटिक्स मीन साइंस ऑफ मोशन, द ब्रांच ऑफ mechanics which deal with the study of motion without going into the cause of motion। यानी ये वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे फोर्स, टॉर्क और इसका कोई जिक्र नहीं होगा। यानी इसमें हम लोग मोशन की कॉज नहीं पढ़ेंगे कि मोशन किस वजह से हो रहा था, यानी उसमें कोई फोर्स लग रही थी या नहीं लग रही थी। हम सिर्फ जस्ट मोशन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह मोशन हुआ, मोशन लीनियर था, रोटेटरी था, ये सारी बातें। अब इसकी दूसरी टाइप होती है डायनामिक्स। डायनामिक्स हमारे पास क्या है भाई? It is a branch of mechanics which is concerned about the cause, force, torque that cause of motion। अब यहाँ पे बात क्या है डायनामिक्स में, क्या है जो मोशन के ज़रिए हम लोगों जो फोर्स या किसी और कुव्वत के ज़रिए हम लोगों की जो मोशन हो रहा है वो हम सब पढ़ते हैं डायनामिक्स में। सही है। जो काइनेमैटिक्स का वर्ड है वो हमारा कीमिया से दरियाफ्त हुआ था और इसके मायने मोशन के थे। सही है। अब आगे बढ़ते हैं इससे। अब सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे मोशन की, तो लेकिन मोशन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्ट क्या होता है। हम लोग जो सुनते हैं कि ये रेस्ट में, ये वो चीज़ रेस्ट में है, तो यहाँ पर रेस्ट की डेफिनेशन बाय फिजिक्स क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। इफ़ द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी अगर बॉडी कोई अपनी सराउंडिंग के हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं करती तो वो बॉडी रेस्ट में कहलाती है। अब सवाल ये बनता है कि यहाँ पे सराउंडिंग का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? ज़ाहिर सी बात है, हम लोग कोई चीज़ रुकी हुई देख रहे हैं तो वो रेस्ट में। बात यहाँ पे ये दुनिया 24 घंटे घूम रही है और दुनिया घूम ही जा रही है, तो एक तरह से देखा जाए दुनिया ही पूरी मोशन में। अब अगर एक चीज़ पूरी मोशन में तो उसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो सब मोशन में होगी। तो फिजिक्स की डेफिनेशन है बिल्कुल एक्यूरेट होती है। इस बात से उन्होंने लिखा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से वो चीज़ मोशन में नहीं है तो वो चीज़ रेस्ट में है। सही है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ये कह सकते हैं, द बॉक्स प्लेज एट वन कॉर्नर, एक कॉर्नर पर रखा हुआ बॉक्स या बस स्टैंड एट द स्टॉप, बस स्टॉप, यानी बस स्टॉप पे खड़ी हुई बस देखा जाए तो एक तरह से वो हमारे लिए क्या है, रेस्ट में। सही है, क्योंकि वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से मोशन में नहीं है। अब मोशन क्या है? बॉडी कंटिन्यूअस चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। यानी बॉडी अगर अपने सराउंडिंग के हिसाब से पोजीशन चेंज करती है, जैसे कि मैंने बोला दुनिया में हर चीज़ घूम रही है, दुनिया में जो जो मौजूद है, तो यहाँ पे फिजिक्स तभी सराउंडिंग का वर्ड यूज़ करता है कि अपने सराउंडिंग के हिसाब से मोशन में तो वो चीज़ मोशन में। जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई ट्रेन चल रही है, कोई कार चल रही है, तो वो मोशन में कहलाएगी। ओके। अब यहाँ पे हम लोग अगर रेस्ट ऑफ मोशन की बात करें तो रेस्ट ऑफ मोशन के हम लोग ज़िंदगी में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो तस्वीरें बनी हुई टॉम एंड जेरी की। अगर देखा जाए इन डेली लाइफ वी कैन सम ऑब्जेक्ट आर रेस्ट एंड अदर आर मोशन। हम लोग डेली लाइफ में काफ़ी चीज़ें रेस्ट और मोशन दोनों में देखते रहते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। सही है। अब जैसी पहली वाली तस्वीर में जो ये लोग बने हुए हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक तस्वीर से दिखाई दे रहा है ये लोग मोशन में, क्योंकि एक तरह से ये मूव करते हुए मालूम हो रहे हैं। दूसरी वाली तस्वीर में ये रेस्ट में दिखाई दे रहे हैं। अब अगर बात की जाए मोशन की, तो मोशन की एग्जांपल बहुत सारी हैं जो बढ़ रही हैं। कोई चीज़ चल रही है, कोई चीज़ घूम रही है, कार मूविंग हो रही है, इवन के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी मोशन में होता है, प्लैनेट, स्टार, सभी चीज़ें मोशन में। सही है। अब बात यहाँ पर आती है, मैंने जो आपका सराउंडिंग का बताया था उसके थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट दिया था गैलियो ने। गैलियो एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट था 1500 सेंचुरी का। सही है। वहाँ पे उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कि उसने बोला कि अगर एक इंसान
अगर एक इंसान खड़ा हुआ है अपने हिसाब से एक जगह पे और जा रहा है कि देख रहा है ट्रेन एक चल रही है और आगे से उसके गुजर जा रही है, तो वो इंसान जो है, इंसान वहाँ पे क्या है, रेस्ट में, लेकिन ट्रेन मोशन में। सही है। अब यहाँ पे क्या है, अगर इंसान, वही इंसान यहाँ पे क्या ट्रेन में मूव कर रहा है, तो उसे क्या लगेगा कि वो तो ट्रेन में बैठा हुआ है, जैसे हम लोग कार में बैठे होते हैं ना, ऐसा लग रहा होता है हम रेस्ट में, पूरी दुनिया पीछे जा रही है। सही है। तो इस तरह उसको क्या लगेगा कि वो तो अपनी जगह सही बैठा हुआ है, बाकी दुनिया पीछे की तरफ जा रही है। जैसे कि यहाँ पे एक ट्री की मिसाल दी है कि ट्री हमारा मोशन में, हम लोग रेस्ट में। पहले वाले में क्या, ट्री रेस्ट में थी, ट्रेन मोशन में। तो यहाँ पे इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक थ्योरी दी थी बंदे ने, गैलियो ने, बहुत मशहूर साइंटिस्ट था, कि मोशन डिपेंड करता है आपके सराउंडिंग पे। सही है। अब हम लोगों ने रेस्ट और मोशन पढ़ लिया, अब जरा मोशन का देखते हैं, मोशन की कितनी टाइप्स होती हैं। बेसिकली हम लोग मोशन को 3 टाइपों में तोड़ते हैं, देखा जाए तो लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन भी बोलते हैं, सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं, और ऑस्लेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन भी इसे बोलते हैं, तीसरे वाले को। सही है। अब सबसे पहले इस मोशन की एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि एग्जांपल में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले लीनियर मोशन की बात करें, द मोशन ऑफ अ मूविंग कार। एक मूविंग कार का जो मोशन होता है, या एक पर्सन जो रनिंग कर रहा हो, या फिर एक स्टोन को अपनी जगह से ला जा रहा हो, तो ये सारा हमारा होता है लीनियर मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फैन घूम रहा है, जैसे दुनिया घूम रही है, इस तरह हम लोगों का क्या होता है, जो अपने एक्सिस पे घूम रहा है, वो रोटेशनल मोशन होता है। और ऑस्लेटरी मोशन क्या होता है, जैसे पेंडुलम, जैसे हमारी घड़ी में वो लगा होता है ना, जो पेंडुलम होता है, जो हिल रहा होता है, जिससे पता चल रहा होता है कि टाइम कितना हो रहा है। तो ये सब चीज़ें कहलाती हैं रोटेशनल और ऑस्लेटरी मोशन में। सही है। अब इसकी ज़रा डेफिनेशन पढ़ते हैं कि लीनियर मोशन क्या होता है। ओके। लीनियर मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, द मोशन इन विच ऑल पॉइंट ऑफ अ मूविंग बॉडी यूनिफॉर्म इन द सेम लाइन और डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन। सही है। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, जैसे बॉल जा रही है। सही है। अब बॉल एक तरह से घूम तो रही है, लेकिन फिक्स एक्सिस पे नहीं है, उसकी पूरी बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, तभी ये हमारा ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन कहलाता है। जैसे कार हो गया, या फिर कोई दरख्त से सेब गिर रहा हो, तो ये सब भी हमारा जो लीनियर होगा वो हमारा लीनियर मोशन कहलाएगा, जिसमें कोई फिक्स एक्सिस ना हो। अब दूसरे मोशन की टाइप तरफ चलते हैं। तो दूसरा मोशन है हमारा रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। When every point of a moving body move around the center of axis of rotation, यहाँ पे क्या बात हुई, एक उसका अगर सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन बना हुआ है, तो वो हमारा रोटेटरी मोशन कराएगा या सर्कुलर मोशन कराएगा। अब सेंटर ऑफ एक्सिस का मतलब क्या, जैसे इस तस्वीर में आप अगर देखें, तो यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ एक्सिस एक जगह से फिक्स है, उस पर ये चीज़ घूमती रहती है, ना उस चीज़ से आगे बढ़ सकती है, ना उस चीज़ से पीछे बढ़ सकती है, तभी ये लीनियर मोशन में नहीं आता, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ एक्सिस है। या मिसाल करें एक लट्ठू की, तो लट्ठू में भी हमारा सेंटर ऑफ एक्सिस होता है और बीच में एक फिक्स होता है। इवन कि अगर दुनिया भी देखी जाए, तो दुनिया भी अपने सेंटर ऑफ एक्सिस पे घूम रही है, और उसका सेंटर ऑफ एक्सिस जो है एक तरह से सन है। सही है। अब आगे बात करते हैं वाइब्रेटरी मोशन या ऑस्लेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन हम लोगों का क्या है, द वाइब्रेटरी मोशन इज द बैक ऑफ एंड टू और फो भी कहा जा सकता है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी जो चीज़ में वाइब्रेशन होगी या फिर वो टू और फो पोजीशन में हिलेगा, जैसे मोबाइल वाइब्रेट होता है या फिर घड़ी बनी हुई है, इसका जो पेंडुलम वाइब्रेट होता रहता है, टू और फो यानी लेफ्ट और राइट हिलता रहता है, तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। इसका भी एक फिक्स एक्सिस होता है, अपने एक्सिस से जुड़ा हुआ होता है, और ये सिर्फ अपना मोशन पूरा करता है, वाइब्रेशन पूरी करता है, और यह आखिर में जाके अपनी पोजीशन पर रुक जाता है। सही है। फॉर एग्जांपल आ स्विंग सीट, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जैसे हम लोग झूले की बात करें, तो झूले में भी क्या होता है, हम लोग आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, लेकिन आखिर में अपनी जगह पर आकर रुक जाते हैं। सही है। और मोशन ऑफ पेंडुलम भी बिल्कुल एज इट इज यही होता है। तो ये हमारी हो गई मोशन की 3 टाइप्स। अब इससे आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने बात की थी वेक्टर एंड स्केलर की। वेक्टर एंड स्केलर चैप्टर 2 में भी थोड़ा डिफाइन कर चुका हूँ वेक्टर एंड स्केलर क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कि हम लोगों को क्वांटिटी का पता होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी की चीज़ वेक्टर है या स्केलर है। अब इसमें जो बात कर रहा था हम लोगों ने, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इसका खाली मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड मतलब खाली मिकदार हो, उसकी कोई डायरेक्शन ना हो। जैसे कि मैंने बोला 50 किलोग्राम आटा या 30 किलोग्राम चीनी या कुछ भी हो। सही है। वेक्टर क्वांटिटी हमारी क्या होती है, जैसे हमने किसी डायरेक्शन में बोल दिया, जैसे हम फोर्स बोला, टूवर्ड फोर्स लगाओ, बैकवर्ड फोर्स लगाओ, अप फोर्स लगाओ, पुश करो, पुल करो, तो ये हमारे क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल पढ़ें तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम और फोर्स, ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में भी और कुछ इस चैप्टर में। बाकी स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल क्या होते हैं, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, एनर्जी। अब जैसे टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होती, आपने देखा, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, कितना भी किलो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, वो पॉजिटिव होगा बस या तो नेगेटिव होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है। अब आगे बढ़ते हैं जरा वेक्टर स्केलर से आगे बढ़ के। अब सबसे पहले हम बात कर रहे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।
जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, सही है। अब द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ अ पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी हम लोग कोई भी फासला तय करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है। जैसे कि आपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुना होगा, मैं यहाँ से यहाँ तक गया, इतना डिस्टेंस कवर किया, इतने किलोमीटर गया, तो ये हमारा क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है। इसका यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस एक तरह की लेंथ है, लेंथ का यूनिट होता है हमारा मीटर। अब बात ये आती है, डिस्टेंस तो हमारा वो हो गया फासला, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दैट इज मेजर द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी दो चीज़ों का मिनिमम फासला जो होगा वो हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मैं एक गली से मुझे सामने वाले घर में जाना है, सही है, समझिए अपने सामने वाले घर में जाना है। अब मैं पीछे वाले दरवाजे से निकलूँ, पूरी गली घूमूँ, आधी गली घूमूँ और फिर घूम के आ जाऊँ, तो ये मेरा क्या होगा, एक तरह का डिस्टेंस होगा। और अगर मैं डायरेक्ट सीधा चला जाऊँ तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। इसके आगे आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसकी यहाँ पे देख लें। डिस्टेंस आपका यहाँ पे लाइन से शो किया हुआ, रेड लाइन जो हमारी डॉटेड है कि यहाँ से यूँ घूम के गए और यूँ घूम के और यूँ घूम के गए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। इसमें हम समझें कि 8 किलोमीटर चल लिया, तो एक तरह का डिस्टेंस हो गया। और एक मैक्सिमम शॉर्टेस्ट लाइन, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की हेडिंग भी ऐसी लिखी हुई है, अब डेफिनेशन भी ऐसी लिखी है, अगर आप गौर से पढ़े, योर डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप। ग्रीन एरो से रिप्रेजेंट है डिस्प्लेसमेंट और रेड से रिप्रेजेंट है आपका क्या, डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ पे हरे रंग से रिप्रेजेंट करवाता है, सही है। या फिर हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस इन द डायरेक्शन, तो ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इससे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है आगे जाके, सही है। ये अब हमारी आगे चीज़ स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, अगर स्पीड और वेलोसिटी की बात करें तो हम लोगों ने सबसे पहले बात करते हैं स्पीड का लफ्ज़ आपने बचपन से सुना होगा, ज़िंदगी में सुनते हुए हर चीज़ की स्पीड मेजर करते हुए, पंखे की स्पीड तेज़ कर दो, इसकी स्पीड तेज़ है या इस कंप्यूटर की स्पीड तेज़ है। हम लोग वहाँ स्पीड का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, वेलोसिटी का वर्ड यूज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन जब हम सफ़र कर रहे होते तो हम बता रहे थे कि इस कार की इतनी वेलोसिटी थी, हमने न्यूमेरिकल्स में भी पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि इस कार की इतनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है और इसने ट्रक की इस वेलोसिटी से जा रहा था। अब यहाँ पे क्या फ़र्क है, बॉडी कवर डिस्टेंस, बॉडी कवर बाय अ मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम इट्स कॉल्ड स्पीड। यानी अगर बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी एक तरह का, सही है, तो वो क्या कहलाएगी, स्पीड। अब स्पीड क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अगर पंखा अपनी जगह पे घूमा जा रहा है और उसकी बहुत तेज़ स्पीड है या बहुत कम स्पीड है, तो उसकी स्पीड कहला सकती है, वेलोसिटी नहीं, सही है। ये स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कवर हो रहा है स्पीड में। अब आगे बढ़ते हैं इसके फार्मूले की तरफ। फार्मूला इसका हमारे पास क्या है, हम लोगों ने बोला कि स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टेकन टाइम। यानी अगर आपको एक चीज़ की स्पीड मालूम करनी है कि भाई जैसे मैंने भी सफ़र किया, तुमने भी सफ़र किया, कौन पहले पहुंचा, अब स्पीड कैसे पता लगाएंगे, हो सके आपका सफ़र छोटा, मेरा सफ़र लंबा, मैं देर से पहुंचूं, लेकिन यहाँ पे स्पीड का पता कैसे लगाएंगे, इस तरह से पता लगाएंगे कि कितने कम वक्त में कितना ज़्यादा सफ़र किया। यानी डिस्टेंस ज़्यादा हो और टाइम कम हो तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, सही है। जैसे हमने कार से सफ़र किया, हम 20 किलोमीटर पर आवर गए, हमें जहाज़ से सफ़र किया, हम 200 किलोमीटर पर आवर गए, वहाँ पे क्या हुआ, एक आवर में 200 किलोमीटर जा रहे हैं, तो यानी हमारी जहाज़ की स्पीड ज़्यादा हुई। अब ज़रा सा फ़र्क है स्पीड और वेलोसिटी में। यहाँ पे क्या आता है भाई, वेलोसिटी क्या है, अब बॉडी कवर अ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कवर अ बॉडी इन द पार्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम, इट्स कॉल्ड वेलोसिटी। यानी अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी या बॉडी कवर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, तो वो हमारी वेलोसिटी कहलाएगी, सही है। यानी अगर एक चीज़ डायरेक्शन में कवर कर रही है तो वो हमारी वेलोसिटी, जैसे कार अगर जा रही है तो वो हमारी वेलोसिटी है, कार नॉर्थ की तरफ जा रही है, कार वेस्ट की तरफ जा रही है, तो वो हमारी वेलोसिटी है। और कोई और चीज़ चल रही है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ चली रही है, वो कार भी हो सकती है अगर उसमें डायरेक्शन ना हो तो वो हमारी स्पीड है। ये भी उसी तरह हमारे पास फार्मूला वही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। यहाँ पे v से शो होती है हमारी वेलोसिटी और v से ही शो होती है स्पीड। सिर्फ इन दोनों में फ़र्क जो आता है वो फ़र्क ये आता है कि इसके ऊपर अगर आप देखें तो इस पर एक एरो हेड बने हुए, एरो हेड यहाँ पे क्या शो करवा रहे हैं, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, सही है। वेक्टर क्वांटिटी पे हम लोग एरो हेड दिखाते हैं, ओके। इसका भी ऐसा यूनिट जाहिर सी बात है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई, मीटर, और टाइम का होता है हमारा सेकेंड। तो वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट जो होगा वो सेम होगा और वो क्या होगा, मीटर अपॉन सेकेंड, ओके।
अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग स्पीड ऑफ वेलोसिटी की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पीड क्या है, स्पीड इज सिंपली हाउ फार यू कैन ट्रैवल, यानी आप कितना तेज़ ट्रैवल कर सकते हैं, सही है, ये हमारी स्पीड है। तो कार इज ट्रैवलिंग एट द 20 मीटर पर सेकेंड, एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी स्पीड है। और वेलोसिटी इज स्पीड इन द गिवन डायरेक्शन। अब भी यहाँ पे कार ट्रैवल कर रही है, लेकिन यहाँ पे ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रही है, तो एक डायरेक्शन मिल गई, तो ये हमारी क्या हो गई, वेलोसिटी, क्योंकि हम इसमें डायरेक्शन पे जा रहे हैं। और पहली वाली स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन है इसमें। आगे बढ़ते हैं इससे। अब बात आती है एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगी भाई। हाँ, अब एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होती है भाई, हम लोगों ने दो चीज़ों का एवरेज निकालना है। हम लोगों की शुरू वाली वेलोसिटी जो इब्तदाई वेलोसिटी हम उसे इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, वी से रिप्रेजेंट करवाते हैं, सही है। अब हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर पर सेकंड, और दूसरी वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी तेज़ होकर हो गई हमारी 15 मीटर पर सेकंड, सही है। अब दोनों को प्लस करके अगर 2 से डिवाइड दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, सही है, यानी वो हमारी 10 निकल जाएगी। यानी एवरेज वेलोसिटी क्या है, हम लोग रेशियो करते हैं डिस्प्लेसमेंट को इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगा। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म का लफ्ज़ जब भी आ जाए तो समझ जाइएगा फिजिक्स में कि वो चीज़ वितनी है, ना चेंज होने वाला। यूनिफॉर्म का मतलब अनचेंज। यहाँ पे अगर वेलोसिटी हमारी सेम रहे कि टाइम कितना ही बढ़ता रहे, 5 मिनट में भी 10 किलोमीटर सफ़र किया, अगले 10 मिनट में भी 5 किलोमीटर और किया, अगले 10 मिनट में भी 5 किलोमीटर और किया, यानी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। बाय डेफिनेशन इफ द वेलोसिटी रिमेन सेम एट द डिफरेंट इंटरवल एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द इट्स सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी इसमें कोई चेंज ही नहीं आया, बिल्कुल सेम रहे, तो हमारी ये कहलाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बात करते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। जैसा कि यूनिफॉर्म के मायने हमारा क्या है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। वेरिएबल के मायने वेरी करना, वेरी करने के मायने होते हैं चेंज के। अब यहाँ पे क्या है, अगर वो डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट स्पीड से जाए तो हमारी क्या कहलाएगी, वेरिएबल वेलोसिटी, सही है। ये वेलोसिटी की 3 टाइप होती हैं, तो एवरेज वेलोसिटी उसकी निकाली जा सकती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो सकती है, या वेरिएबल वेलोसिटी होती है, सही है। अब आगे बढ़ते हैं इससे। अब हमने वेलोसिटी की बात कर ली, अब एक्सेलरेशन क्या होती है भाई। हम लोगों ने एक्सेलरेशन का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुना है, हम लोग बाइक को एक्सेलरेट करते हैं, कार को एक्सेलरेट करते हैं, हमने एक्सेलरेशन सुनते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात आती है एक्सेलरेशन क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी हम जो रेट ऑफ चेंज कर रहे हैं, जो बॉडी में स्पीड चेंज कर रहे हैं, तो वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी, एक्सेलरेशन, सही है। यानी अगर हमारी बाइक 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, सही है, हमने जो हमारा होता है मतलब सिंपल जो स्पीड देने के लिए होता है हमने वो किया, तो हमारी क्या हुआ, स्पीड इंक्रीज़ हुई, इस चीज़ को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आया, क्यों, वहाँ पे आपकी वेलोसिटी बढ़ गई, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन कहलाएगी। इसका फार्मूला होता है भाई चेंज इन वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी को शो करवाते हैं डेल्टा वी से, और टाइम यानी ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी, और यूनिट इसका क्या होता है भाई, यूनिट क्या होता है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ओके। और ये भी हमारी एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेलोसिटी से डील करती है। एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड द वेलोसिटी होती है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन की क्या क्या टाइप्स होती हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात आती है भाई एवरेज एक्सेलरेशन की। एवरेज एक्सेलरेशन जैसे एवरेज वेलोसिटी मैंने बताया था कि भाई 2 एक्सेलरेशन लो और इन दोनों को ऐड कर दो, या फिर एवरेज एक्सेलरेशन ये कह लो कि 2 एक्सेलरेशन इस तरह से ले सकते हैं हम कि अगर हम लोगों की 2 वेलोसिटी और इन दोनों को माइनस कर दो, जैसे फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दो, तो हमारी एक्सेलरेशन निकल जाएगी, और टाइम से डिवाइड दे दें तो सही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है भाई, अगर हम लोग हर बार स्पीड बराबर बढ़ाएं, जैसे इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन द अलोंग अ स्ट्रेट लाइन चेंज यूनिफॉर्म इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, however the short interval may be the acceleration so produce is called uniform acceleration, यानी हम लोग
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एक्सेलरेशन दें तो ये हमारी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म के मायने क्या थे, मैंने शुरू में बताया था। फिजिक्स में आप यूनिफॉर्म का लफ्ज़ इस तरह पढ़ेंगे जिस चीज़ में चेंज ना हो यूनिफॉर्म कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमारी जो एक्सेलरेशन जब हम लोग स्पीड इंक्रीज़ कर रहे हैं यानी वेलोसिटी इंक्रीज़ की तरफ जा रही है तो वो हमारी एक्सेलरेशन कहलाएगी और वही पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है। सही है। पॉजिटिव का यहाँ पे जिक्र इस बात से हुआ क्योंकि अगर नेगेटिव होगी, स्पीड डाउनवर्ड की तरफ जा रही है, तो फिर क्या होगा, फिर हमारी वो चीज़ कहलाएगी डेसेलरेशन या रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन क्या है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन और डेसेलरेशन। सही है, ये तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं। यहाँ पे क्या होगा, हमारी वेलोसिटी के साथ माइनस का साइन लग जाएगा, सिर्फ इसके साइन का चेंज आ जाएगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या शो करवा रही है कि वो नेगेटिव है, तभी यहाँ पे वो चीज़ उल्टी हो जाती है और माइनस में वैल्यू चली जाती है जब हमारा डेसेलरेशन या रिटार्डेशन आती है। सही है। अब आगे बढ़ते हैं इससे, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस चैप्टर में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आपको सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने को आती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि पीपीटी यानी इस फाइल पे मैं इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना बहुत मुश्किल है, तो शायद मैं इसकी अलग से कोई वीडियो बना के डालूंगा। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यहाँ पे शो इस बात से करवा दी है कि आपको देख के आसानी हो जाए कि इसमें समझ पाएंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ का मतलब फाइनल वेलोसिटी बराबर होगी इनिशियल वेलोसिटी और प्लस AT यानी एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। यानी अगर हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो हम इनिशियल वेलोसिटी से एक्सेलरेशन और टाइम प्लस कर देंगे तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगी और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ आते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है भाई वो क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी ये है कि S इज इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यानी यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस हमारा ऐसे शो होता है VI यानी इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस 1/2 एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम का स्क्वायर। ये हमारी डिस्टेंस निकालने के लिए काम आती है। और तीसरी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको भी हम लोग इसकी मदद से बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। इन तीनों की मदद से तकरीबन आपकी बुक के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। यानी 2 यहाँ पे एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज इक्वल्स टू VF यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आगे का आपके काम आएगा। अब अगली वाली चीज़ में चलते हैं, मोशन अंडर द ग्रेविटी, आखिरी टॉपिक इसका। मोशन अंडर द ग्रेविटी या फ्री फॉल मोशन। अब हम लोगों ने बात की थी सब स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन में हमारे पास एक स्पीड भी होगी, हमारे पास वेलोसिटी होगी, हम लोग लीनियर मोशन कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। एक्सेलरेशन हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, एक्सेलरेशन हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। सही है। लेकिन अगर एक बॉडी को ऊपर से छोड़ा जा रहा है तो मोशन तो उसका भी लीनियर होगा, लेकिन यहाँ पर बात आएगी कि वो फ्री फॉल मोशन कहलाएगा, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। वो डिपेंड करेगा अपनी ग्रेविटी पे। यानी अगर आप कोई ऊपर से चीज़ छोड़ें, भारी छोड़ें या हल्की छोड़ें, वो बराबर टाइम में पहुंचती है। बस यहाँ पे बात ये आती है कि वैक्यूम कंडीशन समझी जाती है। जैसे कि अगर मैं 1 का सिक्का छोड़ूं, मतलब जैसे मैं 1 किलो का वेट छोड़ूं या 5 किलो का वेट छोड़ूं बराबर हाइट से, तो दोनों बराबर वक्त में पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ पे मेन जो होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि अगर एक रैपर छोड़ें तो रैपर देर में पहुँचेगा और एक वेट जो होगा वो जल्दी पहुँचेगा। लेकिन बेटा यहाँ पे बात यहाँ पे मेन समझने वाली ये है कि रैपर जो ऐसा पहुँच रही है, कोई चीज़ अगर लाइट है वो ऐसा पहुँच रही है ऊपर से नीचे, तो इसका मतलब ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो ऐसा पहुँच रही है। वरना फिजिक्स ये कहती है वैक्यूम कंडीशन में, वैक्यूम मायने ये है कि जहाँ पे आपका कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, यानी आपकी कोई भी रुकावट ना हो, एयर वेयर कुछ ना हो आपकी, तो वहाँ पे एक रैपर भी इतनी जल्दी पहुँचेगा जितनी जल्दी 1 किलो का वेट पहुँचेगा। सही है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, पहले इसकी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। When the body fall because of the gravitational attraction force of the earth, expect that no other force acting on it, such as a motion is called दोबारा गया लिखा हुआ गलती से, मोशन अंडर द ग्रेविटी और फ्री फॉल मोशन। सही है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर एक बॉल ड्रॉप करें हम ऊपर से तो वो नॉर्मली डिपेंड करेगी अपनी हाइट पे, बाकी उसमें जो एक्सेलरेशन होगी वो एक्सेलरेशन सिर्फ जी के बराबर होगी। जी हमारा क्या होगा, ग्रेविटी। जो ग्रेविटी हम लोग यूज़ करते हैं 3 तरह से यूज़ करते हैं। हम लोग यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा MKS सिस्टम, हम लोग ऐसा यूनिट ग्रेविटी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर करते हैं क्योंकि ये भी एक तरह की एक्सेलरेशन है। सही है। और MKS सिस्टम यानी मास किलोग्राम और सेकंड,
CGS सिस्टम माने हमारे पास क्या है भाई, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, और FPS सिस्टम हमारा क्या होता है, फुट, पाउंड और सेकंड। अच्छा, ये 3 सिस्टम इस बात से होते हैं कि अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम चलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा MK सिस्टम होता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, अब उससे क्या फ़र्क पड़ा, जो हम लोगों ने बोला कि एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी ग्रेविटी में, उससे क्या फ़र्क पड़ा, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। चेंज किस तरह से हो जाएंगे भाई, जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन VF = VI + AT थी, अब A की जगह G आ जाएगा, सही है, यानी एक्सेलरेशन आठ की ग्रेविटी आ जाएगी। और जो हमारी S = VFT + 1/2 GT थी, वो हमारी F की जगह H आ जाएगा, क्योंकि हमारा डिस्टेंस की जगह यहाँ हाइट हो गई है और एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी हो गई है। और अगले वाले में भी 2AS था, अब 2AS की जगह 2GH आ जाएगा और VF VI दोनों सेम रहेंगे, सही है। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, इसकी थ्योरी पूरी ख़त्म होती है, इसमें नोट्स मौजूद हैं, आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसको रटना चाहें तो रट सकते हैं, अपनी तैयारी शुरू कर दें। ज़्यादा सही है कि पहले से पढ़ा हो तो इससे और अच्छे नंबर आ सकते हैं। बाकी है यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है और आगे मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आपने चैप्टर गौर से सुना, गौर से समझा है, तो इसके आप ये MCQs कर सकते हैं कि सबसे पहले जो एक MCQs है वो थोड़ा न्यूमेरिकल बेसिक है। इफ़ वेलोसिटी = 10 सेंटीमीटर और टाइम = 5, तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, सही है। और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस = V × T। आप फार्मूले को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आंसर क्या आना है, सही है। बाकी ये 5 MCQs हैं, इसका मुझे रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे मैसेज करें इस बात का। ओके, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें भाई। और स्टे होम, स्टे सेफ और स्टे स्टडी, अपनी पढ़ाई जारी रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।